दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी इंडियन एयरफोर्स में होने वाला आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम एफ कैट कहते हैं। और ये आपका होगा दूसरा एफ कैट साल 2021 के लिए। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं और अधिक जानकारी इंडियन एयरफोर्स में होने वाला आपका एफ कैट दूसरा टेस्ट 2021 वाला। तो सबसे पहले चलेंगे इंडियन एयरफोर्स की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यह है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट। तो जब आप इस पे आ जाए तो न्यूज़ करके क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सारे लेटेस्ट आपके नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो क्या है कि आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपको क्या है कि यहाँ पर एफ कैट 02/2021 के दो आपको क्या है कि आपके आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट क्या है कि नजर आएंगे। तो दो, ये पहला वाला है जिसपे मैंने क्या है कि अभी स्क्रीन रोक के रखी है, पहला वाला है। और इसी के नीचे क्या है कि आपको दूसरा वाला नजर आएगा। तो जब आप दोनों को खोलेंगे तो जो पहला वाला है वो आपका इस तरीके का दिखता है, जिसमें ऊपर नोटिफिकेशन करके चीज़ें दी गई हैं। और जो दूसरा वाला है आपका वो इस तरीके का दिखता है। तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको इसको इसको ना पढ़ के आप क्या है कि आप इसको पढ़ें, जो कि आपका नोटिफिकेशन करके, और इसमें सारी चीज़ों को क्या है कि डिटेल में और अच्छी तरीके से क्या है कि आपका समझा रखा है। तो ये नोटिफिकेशन है, बगल में क्या है कि लोगो बना है आपका इंडियन एयरफोर्स का, ऊपर बड़ा बड़ा क्या है कि इंडियन एयरफोर्स हिंदी में भारतीय वायुसेना क्या है कि आपका लिखा गया है। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, एंट्री, ब्रांच वगैरह से। तो इसमें क्या है कि आपकी एफ कैट में तीन तरह की आपकी एंट्री होती है। पहला है एफ कैट एंट्री, दूसरा आपका होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री, और तीसरी जो और आखिरी जो आपकी एंट्री है वो है मीटरोलॉजी एंट्री आपकी, यानी कि तीन एंट्री आपकी हो गई। तो पहले बात करेंगे एफ कैट एंट्री की। तो एफ कैट एंट्री के अंदर भी आपकी क्या है कि तीन ब्रांच होती है। पहली फ्लाइंग है, दूसरी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है, और तीसरी आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल आपकी होने वाली है। तो अगर हम पहले बात करें एफ कैट एंट्री फ्लाइंग की, तो फ्लाइंग में क्या है कि आपका एसएससी मेन और वीमेन दोनों के लिए क्या है कि एसएससी होता है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में क्या है कि आपकी 96 यानी 96 होने वाली है। एफ कैट एंट्री के अंतर्गत दूसरी जो ब्रांच है आपकी वो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। तो इसमें भी आप कह सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में दो आपके क्या है कि आप डिसिप्लिन होते हैं। पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। तो इसमें आपका क्या है कि जो पीसी यानी परमानेंट कमीशन होता है मेन के लिए, और साथ साथ में क्या है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है मेन और विमेन दोनों के लिए। यानी कि मेन के लिए परमानेंट कमीशन और एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों है इसमें। और विमेन के लिए अगर मैं बात करूं तो विमेन के लिए सिर्फ क्या है कि आपका एसएससी होने वाला है। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर, अगर मैं पहले बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें परमानेंट कमीशन की 20 वैकेंसी हैं और एसएससी की 78 वैकेंसी होने वाली, यानी कि 78। और अगर मैं बात करूं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में परमानेंट कमीशन की 8 और एसएससी की क्या है कि 31 वैकेंसीज होने वाली है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करूं तो नॉन टेक्निकल में भी आपकी दो आप डिसिप्लिन है, पहला एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा आपका क्या है कि एजुकेशन होने वाला है। इसमें क्या है कि मेन के लिए क्या है कि परमानेंट कमीशन के साथ साथ एसएससी है, और वुमेन के लिए सिर्फ आपका क्या है कि एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो इसमें परमानेंट कमीशन की 10 वैकेंसी हैं और एसएससी की 42। एजुकेशन में परमानेंट कमीशन की 4 और एसएससी की 17 वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो ये आपकी एफ कैट एंट्री की अंतर्गत आने वाली सारी ब्रांचेज और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि आपकी खत्म हो गई। अगर मैं बात करूँ एनसीसी स्पेशल एंट्री की, तो इसमें क्या है कि आपकी एक ही ब्रांच होती है आपकी फ्लाइंग की। इसमें क्या है कि परमानेंट कमीशन होता है मेन के लिए परमानेंट और एसएससी दोनों है, और विमेन के लिए सिर्फ आपका क्या है कि एसएससी होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं देके बल्कि एनसीसी स्पेशल एंट्री में परसेंटेज दिया गया है। तो 10% जो सीडीएससी की वैकेंसीज होती हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए होने वाली हैं, और 10% जो सीट हैं आपकी, यानी 10% सीट होने वाली हैं आपकी एफ कैट की, वो क्या है कि एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होने वाली है। लास्ट एंट्री आपकी बची जो है वो मीटरोलॉजी एंट्री हो गई आपकी, और इसमें क्या है कि आपका जो ब्रांच है वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होता है। और इसमें भी आपकी क्या है कि सेम कहानी है, पीसी होता है मैन के लिए पीसी और एसएससी दोनों है, और विमेन के लिए एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही क्या है कि होता है। मीटरोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो परमानेंट कमीशन की 6 वैकेंसी और एससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की आपकी क्या है कि 22 यानी 22 वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो ये हो गई आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं परमानेंट कमीशन की, तो परमानेंट कमीशन तो नाम से पता लगता है, यानी कि आपका जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक क्या है कि आप परमानेंट कमीशन के तहत क्या है कि आपकी नौकरी होने वाली है। और
तो परमानेंट कमीशन तो मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करूँ तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो आपकी एंगेजमेंट पीरियड होता है वो क्या है कि आपका 14 साल क्या है कि आपका होता है। इसके अलावा जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को क्या है कि परमानेंट कमीशन भी ग्रांट कर दिया जाए, क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस और सूटेबिलिटी और मेरिट के आधार पर क्या है कि तय किया जाता है। यानी एसएससी के बाद क्या है कि आपको परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है। इसके अलावा एज लिमिट की बात मैं बाद में करूंगा, उससे पहले हम क्या कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच की, ठीक है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या है, पहले तो बात करेंगे 12th की। तो यानी कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए पहली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 12वीं पास कर रखी हो मैथ, और 12वीं में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स हो, और दोनों में मैथ्स और फिजिक्स में क्या है कि आपके पास 50-50% मार्क्स होने चाहिए। यानी पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12वीं पास मैथ्स और फिजिक्स के साथ, और दोनों में 50-50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 12वीं तो पास हो गई, इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो ये कि 12वीं के साथ आपके पास क्या है कि ग्रेजुएशन हो मिनिमम 3 साल वाला, और उसमें क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, कोई भी आपके डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन हो। ये नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो आपके पास 4 साल वाली मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और ये भी नहीं है तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने क्या है कि सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा है आपका एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो भी मिनिमम क्या है कि 60% मार्क्स के साथ, तो वो भी आपके एलिजिबल होने वाले हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सबसे पहले तो आपको अगर अप्लाई करना है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सबसे पहले कि अगर मैं 12वीं में क्राइटेरिया की बात करूं तो 12वीं में क्या है कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए 50-50% मार्क्स के साथ। यानी 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स और दोनों में 50-50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या है कि 4 साल वाली डिग्री ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर क्या है कि आपने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो, किसका, वो भी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, या फिर क्या है कि आपने ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन जो आपका होता है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का क्या है कि आपने क्लियर कर रखा हो एक्चुअल स्टडीज द्वारा, वो भी क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यानी याद रखें 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में 12वीं में, दोनों में फिजिक्स में 50% और मैथमेटिक्स में भी 50%। और उसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया उसमें मिनिमम क्या है कि 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा किस डिसिप्लिन में आपके पास जो है हायर क्वालिफिकेशन है, उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन अलाउ किए गए हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपके डिसिप्लिन अलाउ किए गए हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कुछ और है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या फिर और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और आपका टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग माइक्रोवेव, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिक पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग या फिर इंफोटेक इंजीनियरिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपकी होने वाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सबसे पहले तो वही 10+2 नहीं 12वीं में क्राइटेरिया है आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, दोनों 50-50% मार्क्स के साथ। और साथ साथ में आपके पास क्या है कि 4 साल वाली डिग्री ग्रेजुएशन हो या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में,
या फिर क्या है कि आपने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का, या फिर एसोसिएट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो भी एक्चुअल स्टडीज द्वारा, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में आपका कौन कौन सी क्या है कि आपकी स्ट्रीम को आपका अलाउ किया गया उसके बारे में बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या फिर मैकेट्रॉनिक्स, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, या फिर एरोस्पेस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, या फिर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, या फिर रोबोटिक्स, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपका रबर टेक्नोलॉजी एंड रबर इंजीनियरिंग, ये सारे क्या है कि आपके डिसिप्लिन आपका अलाउ किए गए हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। अगली जो आपकी बची वो है आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो नॉन टेक्निकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो पहले बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की। तो क्या है कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो क्या है कि आप क्या है कि 12वीं पास होनी चाहिए, और 12वीं के साथ आपके पास क्या है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 3 साल वाली किसी भी डिसिप्लिन में। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, और ग्रेजुएशन डिग्री में भी क्या है कि मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, और ये नहीं है तो फिर आपने क्लियर कर रखा हो सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन, वो भी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो ये आपका होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बहुत ही सिंपल है। 12वीं के साथ साथ आपने क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है कि 50% मार्क्स के साथ कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में, जिसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो कि ऑफर करते हैं पीजी, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो 12वीं के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में जो ग्रेजुएशन है आपका वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा लास्ट जो आपका बचा वो है बचा आपका मीटियोरोलॉजी। तो मीटियोरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप 12वीं पास हो, और 12वीं पास के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, वो भी किसी साइंस स्ट्रीम में, या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में, या फिर ज्योग्राफी में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर ओशनोग्राफी में, या फिर मीटरोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी में, या फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, या फिर जियोफिजिक्स में, या फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और इसी के साथ साथ क्या है कि आपका मैथ्स और फिजिक्स क्या है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखी हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। दोनों मैथ्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि नोट में जो पहला पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि 12वीं पास के बाद ही आपने सारे कोर्स करने चाहिए। कि जो स्टूडेंट आपके हैं जिन्होंने 10+2 या 12वीं स्टैंडर्ड के एग्जाम दिए हैं, वही आपके कहें कि एलिजिबल होने वाले हैं इन कोर्सेज के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप इस बात का क्या है कि ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे कि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप अपेंडिक्स ए चेक कर सकते हैं। अपेंडिक्स ए करके क्या है कि आपका नीचे की तरफ अगर आप पूरा इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो नीचे क्या है कि फिर आपको अपेंडिक्स ए करके मिलेगा, जिसके जो कि बेसिकली क्या है कि जिसमें फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड आपके क्या है कि सारे दिए गए हैं। तो एक एक करके क्या है कि आप उन सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ये आपका पेज नंबर 23 पे अपेंडिक्स ए क्या है कि आपका दिया गया है। तो इसमें फिजिकल और मेडिकल क्या है कि आपके सारे स्टैंडर्ड क्या है कि दिए गए हैं। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो पहले बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच चाहे एफकेट के जरिए हो या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जरिए हो, तो जो आपकी एज लिमिट होने वो वाली है वो आपकी 20 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को, यानी कि आप 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में पैदा होने चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में क्या है कि पैदा होने चाहिए। इसके अलावा जो क्या है कि आपके कैंडिडेट हैं जिनके पास क्या है कि वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि डीजीसीए इंडिया द्वारा इशू किया गया है, उनके लिए जो एज लिमिट होगी उसमें क्या है कि वैसे नॉर्मल एज लिमिट आपकी 20 से 24 साल के बीच में, लेकिन फिर उनके लिए एज लिमिट आपकी 20 से क्या है कि आपकी क्या है कि 26 साल के बीच में क्या है कि उनको अलाउ किया गया, यानी कि जिनके पास करंट और वैलिड कमर्शियल लाइसेंस है डीजीसीए द्वारा, उनके लिए जो एज लिमिट होगी वो 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में क्या है कि वो पैदा होने चाहिए। बाकी नॉर्मल जो है उनके लिए
2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। वही अगर मैं बात करूँ ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो आपकी क्या है कि उम्र 20 से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को, यानी कि आप 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में क्या है कि पैदा होने चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट जो कि क्या है कि 25 साल से कम है वो क्या है कि अनमैरिड होने चाहिए। इसके अलावा विडोज, विडोवर्स और जो डाइवोर्सीज हैं और 25 साल से नीचे हैं वो क्या है कि आपकी एलिजिबल नहीं होने वाली है। बाकी अगर मैं बात करूं अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो क्या है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 28 अगस्त 2021 या फिर 29 अगस्त 2021 या फिर 30 अगस्त 2021। तो ये क्या है कि आपकी डेट है 28, 29, 30 अगस्त 2021। बाकी अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका, यानी कि आपका सिलेबस के साथ साथ पैटर्न क्या होने वाला है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपने एफ कैट के लिए अप्लाई करा है तो आपके लिए जो सवाल आएंगे वो आपकी जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और साथ साथ में मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से जुड़े सवाल आएंगे। ड्यूरेशन है आपका 2 घंटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 होने वाले हैं। बाकी इसके अलावा एफकेट के अलावा एक और एग्जाम है जो कि आपका ईकेटी है। ईकेटी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने क्या है कि जिन्होंने क्या है कि टेक्निकल ब्रांच, यानी कि उनकी जो एक चॉइस है आपकी वो क्या है कि आपकी टेक्निकल ब्रांच है, तो उनके लिए ईकेटी भी होने वाला है। तो ईकेटी में आपका मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्या है कि आपके सवाल आने वाले हैं। समय इसमें होगा 45 मिनट, जो क्वेश्चन होंगे वो 50 हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या है कि 150 होने वाले हैं। बाकी जो आपका एफ कैट या ईकेटी जो दोनों है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्या है कि क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसके अलावा 3 मार्क मिलेंगे आपको सही आंसर के, 1 मार्क्स काट लिया जाएगा गलत आंसर का, और आपको पता ही अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके फिर कोई भी मार्क्स आपके नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आप सिलेबस देख सकते हैं, स्टैंडर्ड और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आपका पेज 15 और 16 पे क्या है कि आपका दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप क्या है कि अपेंडिक्स ए चेक कर सकते हैं, उसमें क्या है कि आपकी सारी जानकारी स्पेशली मेडिकल स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर आपको देखना है लोकेशन फॉर एफकेट यानी कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम होगा, तो इतनी बड़ी लिस्ट क्या है कि आपकी शहरों की होने वाली है, जो कि क्या है कि आप देख सकते हैं, और यानी कि भारत का हर एक प्रमुख शहर क्या है कि इसमें आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा जब आप क्या है कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर लेंगे, आपका जो आपका क्या है कि आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसके बाद क्या है कि आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका, जिसको आगे AFSB भी कहते हैं, उस पर फिर क्या है कि आपको जाना होगा आगे सिलेक्शन के लिए। जो इंटरव्यू वगैरह आपका होना है वो आपका वहीं पे होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूं, तो फिजिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल फिटनेस जो इसमें रिकमेंडेड दी गई है वो क्या है कि आप कम से कम 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर भाग सकें 10 मिनट में। इसके अलावा 10 पुशअप्स और 3 चिनअप्स कम से कम क्या है कि आप कर पाएँ जब आप क्या है कि अपने एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए क्या है कि जाएंगे। तो इतना क्या है कि आप प्रैक्टिस करके जाएं, यानी कि 1 मील आप 10 मिनट में भाग पाएँ, यानी कि 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आप 10 मिनट में भाग पाएँ। इसके अलावा 10 पुशअप्स और 3 चिनअप्स भी कर पाएँ। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया अपेंडिक्स ए से क्या है कि आप सारे मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि जो जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर का थोड़ा सा आइडिया क्या है कि मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा और आप इसमें ट्रेनिंग कितने हफ्ते की चलेगी, एक्जैक्टली कोर्स कब से स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ें क्या है। वैसे तो कोर्स आपका क्या है कि जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको क्या है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। लास्ट में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 1 जून 2021 से स्टार्ट हो गई है और चलेगी आपकी 30 जून 2021 तक, यानी कि 1 जून 2021 से लेकर एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी 30 जून 2021 होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या है कि ढेर सारी नौकरियां निकलती हैं और हर एक नौकरी को मैं वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए मैंने स्मार्टली डिजाइन किया है जॉब एक्सप्रेस का पेज आपका कोरा पे। कोरा आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप फिर फेसबुक पे भी क्या है कि मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। इन 2 पेजेस को फॉलो करने का फायदा ये है कि इन 2 पेजेस पे मैं तरह तरह की नौकरियों की जानकारी रोजाना क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट, तो जाके जरूर आप चेक करें मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज कोरा और फेसबुक पे। 2 पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
इसके अलावा एफकेट 2 का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा अप्लाई का लिंक है जो, वो भी मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट और अप्लाई, तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।